रिबॉर्न ऑफ हार्टलेस बिलियनर एपिसोड 6। सूजी टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए वेदांत और सौरभ की तरफ देख रही थी। सौरभ ने गुस्से से कहा, मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता, वो हमें बिना बताए कैसे चला गया। और वो गया कहाँ है? बनारस या फिर मुंबई या फिर दिल्ली? सौरभ की बात पर वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब तक वो नहीं चाहेगा हम में से कोई उसके बारे में पता नहीं लगा सकता, इसलिए इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। कहते हुए वेदांत जाकर गार्डन में रखे हुए बेंच पर बैठ गया। सौरभ भी गुस्से से उसके पास आकर बैठ गया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, वो सूजी डायन अस्तित्व की लाइफ में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। दोस्त है वो हमारा, तुम तो जानते हो ना ऑलरेडी जितने लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा है उसके बाद वो किसी से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करता, ना किसी के साथ बात करता है। अगर इस बार इस सूजी ने उसका भरोसा तोड़ा तो क्या अब वो किसी पर ट्रस्ट कर पाएगा? वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अस्तित्व को नहीं पता कि सूजी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दिल में क्या है? डोंट वरी, अस्तित्व कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे अच्छे से पता है कि कौन क्या करना चाहता है और क्या नहीं। हमारे बार बार इस तरह से फिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। अस्तित्व सब कुछ संभाल लेगा और अपनी सिली गर्ल के पास भी चला जाएगा। सौरभ ने एक्साइटेड होते हुए कहा, व्हाट? सिली गर्ल? ये तो वही है ना जिसकी फोटो वो छुप छुप के देखता है और जिसकी पेंटिंग उसके रूम में लगी हुई है, जो कि हमने आज तक नहीं देखी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखी है, बहुत क्यूट सी बच्ची की पिक है, बट पता नहीं वो बच्ची कितने साल की होगी। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं एक बार दादाजी से कॉल पर पूछ लेता हूँ कि क्या वो बनारस आया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा कि वो बनारस तो नहीं गया है। अगर उसे बनारस जाना होता तो वो हमें अपने साथ लेकर जाता। कहते हुए वेदांत के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए। मुंबई, इंडिया, एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त अस्तित्व खड़ा था। उसने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था, आंखों पर सनग्लासेस थे। आसपास सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कवर किया हुआ था, जिस वजह से उसे चाहकर भी कोई नहीं देख सकता था। अस्तित्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया सिली गर्ल। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने कारों का काफिला खड़ा था। वो जाकर बीच वाली कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में अस्तित्व की कार एक आलीशान से मेंशन के सामने आकर रुकी। अस्तित्व ने ये मेंशन इंडिया आने के डिसीजन से पहले ही खरीदा था। उसे होटल में रुकना या फिर किसी अनजान इंसान के घर पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद था, जिस वजह से उसने मुंबई के बाहर एक विला खरीदा था। विला के बाहर कार के रुकते ही अस्तित्व बाहर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि अमानत कहाँ रहती है, जिस वजह से अब उसे फिलहाल मुंबई में रहकर इस बारे में पता लगाना था। अस्तित्व सीधा अपने विला में आकर अपने रूम में ऊपर बेड पर आकर लेट गया। उसके इस विला में भी पहले से ही उसके हाथों से बनाई गई स्केचेस को फ्रेम करके लगाया गया था, जो कि उसने अपने आदमियों को पहले ही लगाने के लिए कह दिया था। अस्तित्व उन सभी स्केच की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या तुम बाकी लड़कियों की तरह डाइटिंग करके पतली तो नहीं हो गई? तुम कितनी क्यूट थी चबी चबी। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का गोलू मोलू सा चेहरा घूमने लगा। अमानत मोटी नहीं थी, पर उसके गाल कुछ ज्यादा ही चबी थे, साथ ही उसके हाथ भी कुछ ज्यादा ही चबी थे। वो इतनी क्यूट लगती थी जैसे कोई पांडा। कुछ देर बाद बेड पर लेटे लेटे अस्तित्व की आंख लग गई और वो सुकून से सो गया। उसे सोकर मुश्किल से 2-3 घंटे हुए ही थे कि उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, कमीने तू हमें छोड़कर आ गया। इस आवाज को सुनते ही अस्तित्व की आंख खुल गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो इस वक्त उसके रूम के अंदर 2 चेहरे मौजूद थे, जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? कहते हुए उसने अपने सामने खड़े वेदांत और सौरभ की तरफ देखा। वेदांत ने डरते हुए कहा, मैं नहीं आना चाहता था, ये मुझे जबरदस्ती खींच कर लाया है। तुम्हारे लंदन से निकलने के तुरंत बाद ये प्राइवेट जेट से मुझे जबरदस्ती लेकर आया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं रूम में भी नहीं आना चाहता था, ये तुम्हारे डर से मुझे अंदर लेकर आया है। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी प्राइवेसी को खराब करे, क्या तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात?
अस्तित्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम भूल गए हम तीनों ने प्रॉमिस किया था कि जहां जाएंगे साथ जाएंगे, जहां रहेंगे साथ रहेंगे। हम भी तो अनाथ हैं ना, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहते हुए सौरभ मासूम से बच्चे की तरह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ पलट गया। अस्तित्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने रूम में नजरें घुमा कर देखा। अमानत की बचपन की फ्रेम पूरे रूम में लगी हुई थी। यकीनन इन दोनों ने ये फोटोज देख ली थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब जब यहाँ आ ही चुके हो तो कुछ काम कर लो, 2 दिन बाद हमारा मुंबई में कॉन्सर्ट है। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत और सौरभ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगले ही पल उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आर यू मैड? आज तक इंडिया में तूने कोई कॉन्सर्ट नहीं किया और अचानक से 2 दिन में तू कॉन्सर्ट करना चाहता है? लोग पागल हो जाएंगे, पागल। अस्तित्व ने अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आकर बाहर के नज़ारों को देखते हुए कहा, तो हो जाने दो और याद रखना कॉन्सर्ट मुंबई में ही होगा, आज ही अनाउंस कर दो। 2 दिन का वक्त है, जिन लोगों को आना होगा वो आ जाएंगे। अस्तित्व की बात मानकर वेदांत और सौरभ वहां से चले गए। जाते हुए सौरभ ने अमानत की क्यूट सी पिक्चर की तरफ देखते हुए कहा, कितनी क्यूट है ये बच्ची, ये क्या तुम्हारी बच्ची है? इसकी उम्र मुझे 7-8 साल लग रही है और तुम 25 साल के हो, मतलब 18 साल की उम्र में तुम्हारा अफेयर था और तुम्हारी एक बच्ची भी थी। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से कहा, सौरभ। अस्तित्व की आवाज सुनकर सौरभ वहां से भाग गया। वेदांत तो पहले ही वहां से निकल चुका था। राठौर मेंशन में अमानत इस वक्त कई सारे चिप्स के पैकेट लेकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें नहीं करनी कोई डाइटिंग, वैसे भी हम बहुत क्यूट है। हम चबी होने के बाद इतने क्यूट लगते हैं तो पतले होने के बाद कितने क्यूट लगेंगे। सारी लड़कियां तो पागल हो जाएंगी, पागल, और फिर उन्हें कौन प्रपोज करेगा? इसलिए क्यूट अमानत ऐसे ही रहेगी। कहते हुए अमानत और चिप्स खाने लगी। तभी किसी ने उसके हाथ से चिप्स छीनकर थोड़े गुस्से से कहा, अमानत, माना कि तुम्हें डाइटिंग नहीं करनी, पर इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर अनहेल्थी चीज खाती रहोगी। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अबीर उसे गुस्से से घूर रहा था। अबीर को देखकर अमानत ने रोने जैसी आवाज में कहा, भाई हमारे चिप्स वापस दो, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। अबीर ने अमानत को घूरते हुए कहा, ऑलरेडी बहुत खराब चीज खाकर तुमने अपनी हेल्थ खराब कर ली है, अब तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट करे, इसलिए आज से तुम हेल्दी चीज खाओगी। अबीर की बातें सुनकर अमानत ने पैर पटकते हुए कहा, भाई पर हम मोटे नहीं हैं। अमानत ने इतना कहा ही था कि उसे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज सुनाई दी। ब्रेकिंग न्यूज, द फेमस रॉकस्टार फेमस म्यूजिशियन एएस का म्यूजिक कॉन्सर्ट मुंबई में 2 दिन बाद। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, हमारा सुपरस्टार मुंबई में। कहते हुए अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते हुए देखकर अबीर ने टीवी को बंद करते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हारे और मेरे दोनों के कान के पर्दे फट जाएंगे। अबीर की बात सुनकर अमानत उसके ऊपर कूद गई। अबीर को शायद इस बात का पहले ही अंदाजा था, इसलिए उसने जल्दी से अमानत को संभाल लिया। अमानत ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने दोनों पैर लपेटकर उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर खुशी से झूमते हुए कहा, भाई हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट मुंबई में है। आपको पता है हम भगवान से कितनी प्रार्थना करते थे कि हमारा सुपरस्टार मुंबई में आ जाए। भाई हमें चिप्स नहीं चाहिए, हम 1 महीने तक चिप्स छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस हमें कॉन्सर्ट की टिकट दिलवा दो भाई। 2 दिन का वक्त है, सारी की सारी टिकट 5 मिनट में बिक जाएगी भाई, प्लीज कॉन्सर्ट की टिकट दिलवा दो, और हाँ 3 टिकट दिलवाना, हम कियान और सुमन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। अमानत लगातार बोलती जा रही थी। वही अबीर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी ये लाउड स्पीकर चुप होने वालों में से नहीं है। काफी देर के बाद जब अमानत शांत हुई तो अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है मैं टिकट का इंतजाम करवा दूंगा, बट याद रखना तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम 1 महीने तक जंक फूड को हाथ नहीं लगाओगी। प्रॉमिस टूटा तो अगली बार तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सुपरस्टार से मिलने के लिए इतना बलिदान तो दे ही सकती है अमानत। दे दे अमानत, दे दे, बलिदान के बदले तुझे तेरा सुपरस्टार मिलेगा, सुपरस्टार। ओके भाई, हम पक्का 1 महीने तक जंक फूड नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अबीर ने छोटी आंखों से अमानत की तरफ देखा और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, ओके।
कहते हुए अबीर वहां से चला गया। उसके जाते ही अमानत खुशी से सोफे पर कूदने लगी। उसने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, बहुत जल्दी आप हमारे प्यार में पड़ जाएंगे सुपरस्टार, लव यू सुपरस्टार। जल्दी से आ जाओ जल्दी से, कहते हुए अमानत खुशी से झूमते हुए अपने रूम में चली गई। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। 2 दिन अमानत का मूड इतना अच्छा था कि कोई उसे डांटे या कोई उसे कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पागलपन की वजह से सुमन और कियान परेशान हो चुके थे। बेचारी सुमन की पढ़ाई हो ही नहीं रही थी क्योंकि अमानत उसे दिन भर अपने सुपरस्टार के किस्से सुनाती और उसे बताती कि कॉन्सर्ट में वो क्या क्या करेगी। उसने तो इमोशनल ब्लैकमेल करके सुमन और कियान दोनों को कॉन्सर्ट में आने के लिए रेडी भी कर दिया था। पहले तो वो दोनों रेडी नहीं थे, पर अमानत ने रो धोकर उनको रेडी कर दिया था। अबीर ने उन तीनों के लिए स्पेशल टिकट बुक करवा ली थी, जिस वजह से अब अमानत अबीर की सारी बातें मान रही थी क्योंकि कॉन्सर्ट के दिन तक अगर उसने अबीर की बातें नहीं मानी तो अबीर उसकी टिकट कैंसिल भी करवा सकता था। रात का वक्त, राठौर मेंशन। अमानत इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सब बोलते हैं कि हम ब्यूटीफुल नहीं है, जरा अब बोल कर देखें। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और अबीर अंदर आया। अंदर आते ही उसने कहा, तुम रेडी हो गई। कहते हुए अबीर चुप हो गया। अमानत ने अबीर की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम कैसे लग रहे हैं भाई। कहते हुए अमानत क्यूरियस स्माइल के साथ अबीर की तरफ देखने लगी। अबीर ने अमानत को ऊपर से नीचे तक देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इंसान तो लग रही हो बट ठीक ठाक। अबीर की बात सुनते ही अमानत ने अबीर की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। अबीर ने जैसे ही ये देखा वो जल्दी से दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया। उसने उसे गले से लगाते हुए कहा, इडियट लड़की, मैं मजाक कर रहा था, तुम सच में बहुत 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 खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा वेट कम कर दो, उसके बाद तुम सच में मॉडल की तरह दिखोगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए कहा, जब देखो तब हमें मोटू कहते हो, हम डैडी से शिकायत करेंगे। इतने क्यूट है हम फिर भी हमारी तारीफ नहीं करते हो कट्टी, आपसे बात ही नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, मेरी क्यूट सी बहन तुम भूल क्यों जाती हो, आज तुम्हारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट है। क्या तुम आज अपना मूड खराब करना चाहती हो, बोलो। सुपरस्टार का कॉन्सर्ट सुनते ही अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं, हमें अपने सुपरस्टार और अपने फ्यूचर होने वाले हबी से मिलना है। हम मूड खराब नहीं करेंगे, आज फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद हम उनसे मिलेंगे। कहते हुए अमानत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी। अबीर ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की। कुछ देर बाद अबीर अमानत को लेकर नीचे आ गया। लिविंग रूम में वो अमानत को कुछ समझा रहा था, तभी उसके कानों में कियान और सुमन दोनों की आवाज सुनाई दी, अमानत तू रेडी हो गई। सुमन और कियान दोनों तैयार होकर मेंशन पहुंच चुके थे। उन दोनों को देखकर अबीर ने कहा, इसका ध्यान रखना। अबीर की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम बच्चे नहीं है भाई। अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, हरकतें तुम्हारी बच्चों से कम नहीं है। अबीर की बात सुनकर सुमन और कियान हंसने लगे। वही अमानत का मुंह बन गया। अबीर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, बट कॉन्सर्ट में ज्यादा ही भीड़ होगी जिस वजह से अंदर नहीं आएंगे वो लोग। बट याद रखना बाहर तुम उन लोगों के बिना नहीं निकलोगे। अबीर की बात सुनकर उन तीनों ने अपना सर हिला दिया। अमानत ने पलटकर अबीर के गाल पर किस करते हुए कहा, आप भी चलो ना भाई हमारे सुपरस्टार को देखने के लिए। अबीर ने इरिटेट हुए कहा, मुझे किसी को देखने का कोई शौक नहीं है, मुझे अपना काम करना है और मैं अपना काम करके खुश हूँ, तुम जाओ और एंजॉय करना। अबीर की बात सुनकर अमानत ने हंसते हुए अपना सर हिलाया और सुमन और कियान का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। उन दोनों ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, आज तुम सच में ब्यूटीफुल लग रही हो। अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खूबसूरत तो हम बचपन से ही है, बस रेडी नहीं होते इसलिए, और वैसे भी हम इसलिए रेडी नहीं होते ताकि कोई हमें नजर न लगाए, अब चलो जल्दी से। कहते हुए अमानत बाहर आकर अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। सुमन भी उसके बगल में आकर बैठ गई और कियान जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और जहां पर कॉन्सर्ट था उस तरफ कार बढ़ा दी।
इस वक्त अमानत काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सुमन की तरफ देखते हुए कहा, आज इतने सालों के बाद फाइनली हम सामने से हमारे सुपरस्टार को देखेंगे। पता है लास्ट टाइम जब हम लंदन गए थे तो उनके कॉन्सर्ट की जगह से बहुत दूर थे, बहुत दूर, और उनका कॉन्सर्ट खत्म हो गया था। हमारा दिल मल्टीपल टुकड़ों में टूट गया था, पर आज हमारा दिल जुड़ जाएगा। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हंसते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों को ये सुपरस्टार सिंगर एक्टर पसंद कैसे आते हैं। मतलब होता क्या है इनमें पसंद करने लायक। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने कहावत सुनी है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो तुम बंदर हो, तुम्हें अदरक के बारे में कुछ नहीं पता। अमानत के मुंह से खुद के लिए बंदर सुनकर सुमन उसे छोटी आंखों से घूरने लगी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमारे सुपरस्टार की बुराई मत करो ना, यूं नो ना, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए अमानत अपना क्यूट सा फेस और क्यूट बनाकर सुमन की तरफ देखने लगी। सुमन ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम कभी सुधरोगी नहीं ना। अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम बिगड़े कब थे जो सुधरेंगे। हमारे जैसी प्यारी सी मासूम सी बच्ची पर बिगड़ने का इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना बेशर्म लड़की। इसी तरह से मस्ती मजाक करते हुए वो लोग कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंच गए। MMRDA ग्राउंड, जहां पर आज मुंबई का सबसे फेमस कॉन्सर्ट होने वाला था। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भीड़ को देखकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बचपन से ही उसे कभी ऐसी जगह पर जाने नहीं दिया गया था, उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। सुमन ने उसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लेते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं, कियान है तुम्हारे साथ। सुमन की बात सुनकर अमानत ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, पर फिर भी डर तो लगता है ना, वैसे ही हम इतने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। किसी ने हमें चुरा लिया तो फिर क्या होगा। अमानत की बात सुनकर कियान और सुमन ने हंसते हुए कहा, हम छीन लेंगे तुम्हें फिर से, अब चलो। वो तीनों कार से बाहर आ गए। भीड़ को देखकर अमानत थोड़ी डरी हुई थी। सुमन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, डरो मत, चलो। कुछ ही देर में वो लोग कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंच चुके थे। उनकी सीट पहले से ही रिजर्व की गई थी, इसलिए वो सामने की ही सीट से कॉन्सर्ट देखने वाले थे। अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, कितने अच्छे हैं ना हमारे भैया, हमारे भैया ने हमारे लिए सामने की सीट बुक की, वरना हमें तो पीछे से देखना पड़ता और हमें हमारे सुपरस्टार का चेहरा भी नजर नहीं आता। अमानत लगातार बकबक कर रही थी। किया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर कुछ स्नैक्स लेने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे मैं बोर हो जाऊंगा, वैसे भी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में अभी और देर है। कियान की बात सुनकर अमानत ने स्टेज की तरफ देखा। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में अभी आधे घंटे का वक्त था, पर सारी सीट फुल हो चुकी थी। उसने आसपास देखा, सिर्फ 3 ही रॉ में सीट थी, बाकी सब लोग खड़े होकर ही कॉन्सर्ट देखने वाले थे और उनकी सीट पर कोई नहीं बैठ सकता था। अमानत ने कहा, हम भी बाहर आते हैं। सुमन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मैं यहाँ पर कीर्तन करूं। अमानत और कियान ने एक साथ कहा, सीट की रक्षा करो, सीट की रक्षा, वैसे भी प्रोटेक्ट करने में तुम अमेजिंग हो। उन दोनों की बातें सुनकर सुमन की आंखें छोटी हो गई, पर वो बिना कुछ कहे सीट पर बैठ गई। कियान और अमानत दोनों बाहर आ गए। बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ थी। कियान ने मजबूती से अमानत के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाथ मत छोड़ देना, वरना अगर तुम खो गई तो अबीर भाई पक्का मेरी टांगे तोड़ देंगे, और मुझे फिलहाल लंगड़ा होने का शौक नहीं है, वैसे भी भारत में मुझे करियर बनाना है। कियान की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, चुप रहो तुम और बताओ कि क्या लेना है। कहते हुए उसका ध्यान कुछ दूरी पर लगे हुए 2 पोस्टर्स पर गया। उन्हें देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो। कहते हुए अमानत ने कियान का हाथ छोड़ दिया और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगी। बेचारा कियान, जो कि अमानत के इस तरह से भागने की वजह से हैरान था, उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत कहाँ गई तुम। कहते हुए वो अमानत को ढूंढने लगा। भीड़ में अमानत खो चुकी थी। कियान ने अपने बाल खींचते हुए कहा, अगर इसे कुछ हो गया तो अबीर भाई मेरी जान ले लेंगे, हे भगवान बचा ले, इसके जैसी नालायक दोस्ती देनी थी तुझे मुझे। कहते हुए कियान अमानत को ढूंढने लगा। वही अमानत दौड़ते हुए पोस्टर के पास आ गई। वहां इसके पोस्टर्स थे जो कि कॉन्सर्ट में खींचे गए थे। हालांकि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी कोई भी बता सकता था कि ये उसके थर्माकोल की स्टैचू है।
अमानत ने उनके पास जाकर उनमें से एक को पकड़ते हुए कहा, सुपरस्टार अब हमारे पास तुम्हारी मूर्ति भी है, थर्माकोल की हुई तो क्या हुआ, इसे हम खुद से चिपका कर रखेंगे। कहते हुए अमानत ने उसे उठाया और पलट कर जाने लगी। तभी किसी से टकराकर वो नीचे गिरने को हुई। वो नीचे गिरती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हमारा सुपरस्टार, कहने के साथ उसके हाथ से थर्माकोल का स्टैचू नीचे गिर गया। अमानत ने जैसे ही ये देखा वो जोर से चिल्लाई। जिसने उसे बाहों में पकड़ा हुआ था उसने धीमे से कहा, चिल्ला क्यों रही हो। अमानत ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठा कर देखा तो जिसने उसे अपनी बाहों में संभाला हुआ था इस वक्त उसके मुंह पर मास्क था, साथ ही आंखों पर सनग्लासेस, उसके चेहरे का एक पार्ट भी नजर नहीं आ रहा था। अमानत ने गुस्से से आगे बढ़कर उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, लंगूर गधे छछूंदर, तुम्हारी वजह से सुपरस्टार टूट गए, सुपरस्टार मर गए, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अमानत की बात सुनकर उस लड़के के पीछे खड़े दो लड़के हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने हैरानी के साथ कहा, हमारा दोस्त मर गया, तो फिर इसे बाहों में किसने पकड़ा हुआ है। वही जिस लड़के ने अमानत को बाहों में पकड़ा हुआ था वो हैरानी से अमानत की तरफ देख रहा था जो कि जोर जोर से उसके बाल खींच रही थी। ये कोई और नहीं अस्तित्व था जो कि खुद बैकस्टेज से एंट्री लेने की जगह पर देखना चाहता था कि आखिर कितने लोग उसके कॉन्सर्ट में आए हैं। वो अमानत के चेहरे की तरफ ही देख रहा था जिसे देखकर उसे किसी की याद आ रही थी। अमानत के गोरे गोरे गाल जो कि इस वक्त गुस्से की वजह से लाल हो गए थे, वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उसके पीछे खड़े वेदांत और सौरभ ये देखकर हैरान थे कि कोई लड़की इस तरह से अस्तित्व के बाल खींच रही है और अस्तित्व उसे ना रोक रहा है ना कुछ कह रहा है। अमानत ने गुस्से से रोते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारे सुपरस्टार मर गए, उनका पुतला टूट गया। अब हम क्या करेंगे, हम तो उन्हें अपने साथ लेकर जाने वाले थे। कहते हुए अमानत सिसकने लगी। तभी पीछे से कियान ने चिल्लाते हुए कहा, अमानत व्हाट आर यू डूइंग। कियान की आवाज सुनकर अमानत ने पीछे पलटकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी वक्त सौरभ और वेदांत ने अस्तित्व का हाथ पकड़ते हुए कहा, चल यहाँ से, कहते हुए वो दोनों उसे लेकर दूसरी तरफ चले गए। अमानत ने गुस्से से पलटकर सामने की तरफ देखते हुए कहा, वो किसी ने हमारे सुपरस्टार। ये कहते हुए उसने गुस्से से कहा, तुम कहाँ चले गए छछूंदर लंगूर बंदर, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुमने हमारे सुपरस्टार का पुतला तोड़ दिया, सुपरस्टार को मार डाला। अमानत की बात सुनकर कियान ने आसपास के लोगों की तरफ देखा और अमानत के पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्लाना बंद कर मेरी माँ और बता कि क्या हुआ है। अमानत ने रोते हुए कहा, देखो उसने हमारे सुपरस्टार का पुतला तोड़ दिया। कहते हुए अमानत ने एएस के थर्माकोल के पुतले की तरफ इशारा किया। कियान ने खुद से कहा, ये लड़की सच में एक दिन मुझे पागल करके छोड़ेगी। ये सोचते हुए उसने अमानत का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई स्नैक्स नहीं लेने चलो। कहते हुए वो उसे खींचता हुआ कॉन्सर्ट की जगह पर लेकर आ गया। सुमन ने जब अमानत को इस तरह से रोते हुए देखा तो घबराते हुए कहा, क्या हुआ, ये रो क्यों रही है, तुमने कुछ किया क्या, अगर तुमने कुछ किया होगा तो इस बार मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। सुमन की बात सुनकर कियान ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूं जो इसे रुलाऊंगा। इसका भाई इसके डैड मेरा खून कर देंगे, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने रॉकस्टार आज का पुतला तोड़ दिया तो मैडम रो रही है और कह रही है कि सुपरस्टार मर गया है। कियान की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, छछूंदर अभी तो उनके साथ हमने बच्चे भी पैदा नहीं किए और तुम कह रहे हो कि वो मर गया, वो ऐसे कैसे मर जाएंगे, हमारे सुपरस्टार है वो। अमानत की बात सुनकर सुमन ने खुद से कहा, हे भगवान ये लड़की नहीं सुधरने वाली। उसने जैसे तैसे कियान के बालों को अमानत के हाथों से छुड़ाकर उसे शांति से बिठाते हुए कहा, बैठ जा मेरी माँ। देख बाकी लोगों को तो बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली है, तेरे भाई ने तेरे लिए स्पेशली जगह अरेंज करवाई है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ देर बाद ये कुर्सियां हट जाएंगी और हमें भी सबके साथ खड़े होकर चिल्लाना होगा जोर जोर से, और हम चिल्लाने के लिए एक्साइटेड है, पर हमारे सुपरस्टार का टूटा हुआ पुतला देखकर हमारा दिल भी टूट गया। कहते हुए अमानत फिर सिसकने लगी। सुमन ने कियान की तरफ देखा। दोनों ने अपना सर हिला दिया और अमानत को शांत करने की कोशिश करने लगे। वही बैक स्टेज पर अस्तित्व हैरानी से चुपचाप बैठा हुआ था।
वेदांत और सौरभ लगातार उससे पूछ रहे थे कि जब वो लड़की उसके बाल खींच रही थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं या फिर उसे कुछ कहा क्यों नहीं। सौरभ ने अस्तित्व को हिलाते हुए कहा, कहीं तू सदमे में तो नहीं चला गया। इतनी लड़कियां तेरी दीवानी है और एक लड़की ने तेरे बालों को पकड़कर तेरे बालों का चिड़िया का घोंसला बना दिया। सौरभ ने अस्तित्व के बालों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अस्तित्व के बाल सच में चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए थे। जिसे देखकर वेदांत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, 15 मिनट के बाद कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। इसे अगर कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा। अभी के अभी हमें इसके बाल ठीक करने होंगे। कहते हुए उसने हेयर ड्रेसर को बुलाया। कुछ ही देर में अस्तित्व का मेकअप हो चुका था पर अभी तक उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसके कानों में अभी भी अमानत की आवाज गूंज रही थी, साथ ही उसका क्यूट सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो तुम थी। क्या वो सच में तुम थी सिली गर्ल? क्या सच में तुम थी? कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सौरभ और वेदांत ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, सोना नहीं है, तेरा कॉन्सर्ट है 15 मिनट बाद। उन दोनों की आवाज सुनकर अस्तित्व ने अपनी आंखें खोलकर अपना सर हिला दिया, पर इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अस्तित्व अभी भी अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। उसके कानों में अभी भी वो प्यारी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि शायद इतने सालों बाद भी नहीं बदली थी, जिस वजह से वो उस आवाज को पहचान गया था। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वेदांत और सौरभ ने उसे हिलाते हुए कहा, अस्तित्व आंखें खोलो, कॉन्सर्ट है 5 मिनट के बाद। अस्तित्व ने अपना सर हिलाया और अब गहरी सांस लेकर अपना मास्क पहन लिया। बस उसकी आंखें और उसका मुंह नजर आ रहा था। मास्क काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया था, जिस वजह से वो मास्क में भी काफी हैंडसम लगता था। उसकी फेयर स्किन इस मास्क में भी कोई देख सकता था। उसने अपनी गिटार उठाए। ये वही गिटार थी जो वो बचपन में बजाता था। आज तक उसने वो गिटार चेंज नहीं की थी क्योंकि इसके साथ उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुम यही हो ना सिली गर्ल। कहते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने गहरी सांस ली और गिटार को अपने हाथ में लेकर बैकस्टेज से स्टेज पर आ गया। उसके स्टेज पर आते ही ग्राउंड में मौजूद जितने सारे उसके फैंस थे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमानत जो कि सामने ही खड़ी थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, फ्यूचर हस्बैंड देखो, आपकी वाइफ यहाँ है, आपकी वाइफ यहाँ है। उसकी आवाज इतनी सारी आवाजों के बीच में दब रही थी पर उसके आसपास मौजूद लोग उस पर हंस रहे थे, पर अमानत को कहाँ किसी से फर्क पड़ने वाला था। सुमन और कियान बस अपना सर हिला रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा पागल है। अस्तित्व ने अपनी आंखों को खोलकर पूरे ग्राउंड में नजर घुमा कर देखा। इतने लोग थे कि वो किसी का भी चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गिटार की तार पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। अगले ही पाल वहां पर एक रोमांटिक सी म्यूजिक बजने लगी। साथ ही अस्तित्व की खूबसूरत आवाज गूंजने लगी। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी हैं, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। उसकी आवाज सुनकर फैंस जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके साथ गा रहे थे। अमानत इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि कियान और सुमन वहां से भागना चाहते थे। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, लव यू सुपरस्टार। उसके चिल्लाने की आवाजें आसपास सभी लोग सुन रहे थे पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सभी लोग इसी तरह से चिल्ला रहे थे। गाते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखें खोली और आसपास नजर घुमाने लगा। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी नजर घुमा कर देखा, तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़ी अमानत पर गया जो कि कूद कूद कर चिल्ला रही थी। अमानत को देखते ही अस्तित्व की आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगी। साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से गाने लगा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें। सुनाया ये करें, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है। कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है रे, मन मेरा माने ना, मन मेरा। उसकी आवाज का जादू वहां पर मौजूद हर एक इंसान के दिल दिमाग पर हो चुका था। यहाँ तक कि सुमन और कियान जो कि पहले उसके फैन नहीं थे वो भी अब अपनी आंखों को बंद करके उसके गाने को सुनकर झूम रहे थे।
अमानत अभी भी खुशी से कूद रही थी। गाना खत्म होने के बाद अस्तित्व चुप हो गया। उसके चुप होते ही सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, वंस मोर वंस मोर। अस्तित्व का ध्यान बस सबके बीच में कूद रही अमानत पर था। उसने खुद से कहा, तुम सच में वही हो ना? कहते हुए उसने अपनी धड़कनों को शो करने की कोशिश की। उसकी धड़कनें इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। उसने खुद से कहा, मेरा दिल तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता सिली गर्ल। आज भी वही मासूमियत, आज भी वही क्यूट सा फेस, आज भी वही चबी चीक्स, तुम सच में वही हो। कहते हुए अस्तित्व के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके होंठ इस वक्त सब लोग देख पा रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लड़कियां जो कि पहले से ही उसके प्यार में घायल थी और ज्यादा घायल हो गई। अमानत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अमानत सामने ही खड़ी थी जिस वजह से अस्तित्व उसे साफ साफ देख पा रहा था। अबीर ने उसके लिए सामने की टिकट बुक की थी। अमानत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लव यू सुपरस्टार। कहते हुए उसने दिल बनाकर अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। अगले पल उसने खुद से कहा, कंट्रोल कंट्रोल, अभी तक तुझे यकीन नहीं है कि ये सच में तेरी सिली गर्ल है। तू ऐसे ही किसी को देखकर नहीं मुस्कुरा सकता, वरना तेरी सिली गर्ल सच में तेरा मुंह तोड़ देगी। सोचते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का क्यूट सा फेस और उसका छोटा सा मुक्का घूमने लगा। सभी लोग अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अस्तित्व ने सभी की तरफ देखकर हाथ से उन्हें चुप होने का इशारा किया। उसके हाथ दिखाने भर से सारे लोग चुप हो गए। अस्तित्व ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अब मैं अपना एक फेवरेट सॉन्ग गाना चाहता हूँ, किसी स्पेशल इंसान के लिए। अस्तित्व की बात सुनते ही लड़कियों का दिल तो टूट गया। स्पेशल इंसान मतलब उनके दिमाग में यही घूम रहा था कि क्या अस्तित्व की कोई गर्लफ्रेंड है। पर फिर भी वो लोग एक्साइटेड थे कि अस्तित्व कौन सा गाना गाने वाला है। अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, हमारे सुपरस्टार गाना गाएंगे, बट किसके लिए? उनकी लाइफ में कोई स्पेशल कैसे हो सकता है? उनकी लाइफ में तो हम स्पेशल हैं ना। कहते हुए अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसके लेफ्ट राइट खड़े सुमन और कियान ने धीरे से कहा, अमानत वो तुझे जानता भी नहीं है और वो तेरे लिए क्यों गाना गाएगा? वो तो शायद अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाएगा। कितनी बार कहा था कि कोई सुपरस्टार सिंगल नहीं होता, वो भी सिंगल नहीं होगा, इसलिए अब अपने टूटे दिल को संभाल ले। उन दोनों की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से उन दोनों के हाथों पर जोर से चिकोटी काटते हुए कहा, नहीं, हमारे सुपरस्टार सिर्फ हमारे हैं। कहते हुए अमानत बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर खड़े अस्तित्व की तरफ देखने लगी। अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद की और बचपन के उस मोमेंट को याद करते हुए गाने लगा जब पहली बार उसने अमानत के लिए उसके रूम में बैठकर अमानत की जिद करने पर गाना गाया था। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, छुपा लो दिल में है ये तमन्ना। इजाजत हो, नहीं सनाशा मेरे गम से, है यकीन हमको, सहे है सितम हमने, क्या कहे तुमको, अमानत हो। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग झूम उठे। वहीं अमानत जो कि अब तक मुस्कुरा रही थी, इस आवाज को सुनते ही उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। कियान और सुमन इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। कियान ने हंसते हुए कहा, देखो अमानत, इसमें तुम्हारा नाम भी है, अब यही समझ लो कि ये गाना तुम्हारे लिए है। कहते हुए कि उसका ध्यान अमानत की तरफ गया जिसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। कियान ने अमानत को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अमानत व्हाट हैपेंड? अमानत तुम ठीक हो? अमानत। कियान लगातार अमानत को आवाज दे रहा था पर अमानत कुछ नहीं बोल रही थी। सुमन ने कियान की आवाज सुनकर अमानत की तरफ देखा। अमानत की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी और वो अपने सर को पकड़कर खड़ी थी। सुमन ने घबराते हुए कहा, अमानत तुम ठीक हो? कियान और सुमन लगातार अमानत से पूछ रहे थे। वही अमानत को जैसे उन दोनों की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक बच्ची का हंसता हुआ चेहरा और एक हैंडसम से बच्चे का गुस्से से लाल चेहरा, साथ ही कुछ बातें गूंज रही थी। उसने धुंधली आंखों से स्टेज पर गाना गा रहे अस्तित्व की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी और धीरे से कहा, प्रिंस चार्मिंग। कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। अमानत बेहोश होकर नीचे गिरती इससे पहले ही कियान ने जल्दी से उसे अपनी गोद में थाम लिया। कियान और सुमन दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। कियान ने आसपास के लोगों की तरफ देखा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। कियान अमानत को अपनी गोद में लेकर कॉन्सर्ट के बीच में से भागता हुआ बाहर आ गया। सुमन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई।
अस्तित्व अपनी आंखों को बंद करके अभी भी वही गाना गा रहा था। साथ ही बचपन की यादों को याद कर रहा था कि किस तरह से अमानत ने उसे पनिशमेंट के तौर पर अपने नाम के साथ एक गाना गाने के लिए कहा था। कुछ देर बाद उसने गाना खत्म किया। उसके गाना खत्म करते ही नीचे मौजूद सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अस्तित्व ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अब उसे अमानत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने बेचैनी भरी आवाज में कहा, वो कहाँ चली गई? वो मेरी सिली गर्ल हो सकती है, वो कहाँ चली गई? कहते हुए अस्तित्व लगातार अमानत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। वही बैक स्टेज पर खड़े सौरभ और वेदांत ने जब उसे इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो दोनों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वेदांत ने माइक से जल्दी से कहा, अस्तित्व व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है, आ जाओ वरना सभी फैंस तुम पर टूट पड़ेंगे। तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? वेदांत की आवाज सुनकर अस्तित्व जैसे अपने होश में वापस आया। उसने धीरे से कहा, नहीं मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। कहते हुए अस्तित्व ने अपने फैंस की तरफ देखकर धीरे से कहा, आज का कॉन्सर्ट यहीं पर खत्म होता है, लव यू ऑल। कहते हुए अस्तित्व बैक स्टेज पर आ गया। बैक स्टेज पर आते ही उसने गिटार को साइड में पटक दिया और अपना मास्क निकालकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कन इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। शायद ये गाना वो हर रोज गाता था पर अकेले में, आज फाइनली उसने सबके सामने ये गाना गाया था। वो चाहता था कि उसका कॉन्सर्ट लाइव दिखाया जाए और साथ ही अमानत जहां कहीं भी हो उसका ये सॉन्ग सुने। उसने खुद से कहा, क्या सच में वो तुम थी? क्या वो तुम थी? कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही कियान और सुमन अमानत को लेकर बाहर आ चुके थे। कियान ने घबराते हुए कहा, अबीर भाई को कॉल करके बताओ कि इसकी हालत खराब हो गई है। देखो ये आंखें नहीं खोल रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहते हुए कियान अमानत को लेकर कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। सुमन पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी। सुमन ने जल्दी से अबीर का नंबर डायल किया। अबीर जो कि इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, सुमन का कॉल आता हुआ देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, व्हाट हैपन सुमन? दूसरी तरफ से सुमन ने घबराते हुए कहा, अबीर भाई पता नहीं अमानत को क्या हो गया है। वो कॉन्सर्ट के बीच में ही बेहोश हो गई है, हम उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्लीज भाई आप जल्दी आ जाओ, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सुमन की बात सुनकर अबीर की आंखें बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। अबीर ने अपने क्लाइंट के साथ कॉल कट किया और दौड़ता हुआ मेंशन से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आधे घंटे के बाद सभी लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। अबीर ने सुमन और कियान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ था? डॉक्टर इस वक्त अमानत को चेक कर रहे थे। कियान ने कहा, कुछ नहीं, हम बस म्यूजिक सुन रहे थे। पहले तो ये उछल कूद कर रही थी, मजे कर रही थी, पर जैसे ही उसने दूसरा सॉन्ग गाना शुरू किया पता नहीं इसे क्या हो गया। ये अजीब तरह से उसकी तरफ देख रही थी और फिर बेहोश हो गई, इसलिए हम इसे लेकर आ गए। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। कियान की बात सुनकर अबीर ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर के बाहर आते ही अबीर दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने अबीर की तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहा, मिस्टर राठौर क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या कभी उनके साथ कुछ हुआ था? डॉक्टर के सवाल को सुनकर अबीर ने धीरे से कहा, 10 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो अपनी 8 साल तक की यादें भूल चुकी थी। उसे 8 साल तक की उम्र का कुछ भी याद नहीं है। हमने काफ़ी ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की पर डॉक्टर ने कहा कि वो यादें हम अगर उसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो वो और बीमार पड़ सकती है। अबीर की बात सुनकर डॉक्टर ने सीरियस लहजे में कहा, शायद उन्हें उनकी कोई अतीत की चीज़ याद आई है जिस वजह से ये हुआ है। कुछ ऐसा जो उनके दिल के बहुत करीब है पर वो भूल चुकी है। शायद उनका दिमाग फिर से उन्हें वही चीज़ याद दिलाना चाहता है। अगली बार से ध्यान रखिएगा कि ज़बरदस्ती उनके दिमाग पर प्रेशर ना पड़े।
अगर नेचुरल तरीके से उन्हें कुछ याद आता है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती कुछ भी उन्हें याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, ये उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें, क्योंकि अतीत की कोई बात तो अमानत के सामने किसी ने की ही नहीं थी। कियान और सुमन भी हैरान थे। कुछ देर बाद सुमन, कियान और अबीर तीनों अमानत के वार्ड में मौजूद थे। अमानत अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। अबीर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको कौन सी अतीत की बात याद आ गई अमानत? जबकि पिछले 10 सालों से हमने तो आपके सामने कोई पुरानी बात का जिक्र नहीं किया। सोचते हुए अबीर के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने कियान और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने इसके बचपन के बारे में कोई बात की थी? सुमन ने धीरे से कहा, नहीं भाई, हमने कोई बात नहीं की। ये तो कॉन्सर्ट में झूम रही थी, नाच रही थी, चिल्ला रही थी। पता नहीं अचानक से सॉन्ग चेंज हुआ और इसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, फिर कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैजिक हो गया है। मतलब पल भर में सब कुछ बदल गया। खैर भाई सॉरी, अगली बार से हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सुमन की बात सुनकर अबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी सुमन, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तुम दोनों ने अमानत का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की होगी। शायद कुछ ऐसा हुआ है जो ना तुम समझ पा रहे हो ना मैं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल अमानत से ही हम बाद में पूछ लेंगे। तुम दोनों घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अबीर ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। इस वक्त रात के 12 बजे बज रहे थे। कियान और सुमन दोनों ने एक साथ कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं अमानत को छोड़कर। उन दोनों की बात सुनकर अबीर ने उन्हें घूर कर देखा। अबीर की आंखों को देखकर बेचारे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चुपचाप अपना सर हिलाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अबीर ने अमानत के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा क्या याद आ गया अमानत आपको जो इस तरह से आपकी तबीयत खराब हो गई? कितने दिनों के बाद हुआ है आपके साथ ऐसा? सोचते हुए अबीर की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। 9 साल पहले अमानत के एक्सीडेंट के 1 साल बाद अथर्व, अबीर, मन्नत और अमानत चारों दोबारा बनारस गए थे साक्षी और आयुष की बरसी के लिए। पर उस वक्त अपनी बालकनी में खड़े होकर अमानत ने जब सामने के मेंशन की तरफ देखा था तो पहली बार उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। उसके अगले साल भी यही सब कुछ हुआ। जब भी वो बनारस जाते तो शायद धुंधली यादें और अस्तित्व को याद करके अमानत की तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए पिछले 1 सालों से राठौर परिवार ने बनारस जाना बंद कर दिया था। अगर जाना भी होता था तो मन्नत और अथर्व चले जाते थे, पर अमानत को पिछले 1 सालों से वो लोग बनारस लेकर नहीं गए थे। वो सब कुछ याद करके अबीर ने अमानत के माथे को चूमते हुए कहा, आपका भाई आपको कुछ नहीं होने देगा, आपको ठीक होना है मेरी छोटी सी शैतान। कहते हुए अबीर ने अमानत के चबी गालों पर किस कर लिया और उसे अच्छे से कंबल से ढककर बालकनी में आ गया। अस्तित्व का मेंशन। अस्तित्व, वेदांत, सौरभ तीनों कॉन्सर्ट से वापस मेंशन आ चुके थे। अस्तित्व इस वक्त अपने रूम की बालकनी में बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार कॉन्सर्ट से पहले जो कुछ भी हुआ, टक्कर, बालों का खींचना और बाद में कॉन्सर्ट में टकराने वाली वो लड़की वहीं घूम रही थी। अस्तित्व ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें अभी भी तेजी से धड़क रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। तुम वही थी, पर फिर भी मैं तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगा। सालों पहले मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया हूँ सिलीगल, और अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लिया। उसने अपने कई सारे डिटेक्टिव को मुंबई में राठौर परिवार की बेटी के बारे में पता लगाने के लिए लगाया था, पर अभी तक उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जिस वजह से अस्तित्व को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इन्फॉर्मेशन भी कैसे मिलती जब अमानत के बारे में कोई जानता ही नहीं था। आज तक बिजनेस इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं पता था कि अथर्व राठौर की कोई बेटी है, जिसके पीछे की वजह ये थी कि अथर्व नहीं चाहता था कि उसकी और अबीर की दुश्मनी कोई अमानत पर निकाले या फिर अमानत के साथ कुछ गलत हो। अमानत को वो एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे जो कि अमानत हमेशा से जीना चाहती थी, इसलिए उसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होते थे, और अगर होते थे तो उसके बारे में ना अमानत को खबर होती थी ना ही किसी और को। इसलिए अमानत एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी।
वरना अगर सबको पता होता कि वो अथर्व राठौर की बेटी है तो उसे अपने आसपास कई सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर घूमना पड़ता और अमानत ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये बात अथर्व और मन्नत पहले ही जान गए थे, इसलिए उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अमानत को दुनिया के सामने लेकर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अबीर को भी उन्होंने उसकी उम्र के 15 साल तक दुनिया के सामने नहीं लाया था ताकि कम से कम वो अपना बचपन तो जी पाए। पर आखिर में अबीर राठौर परिवार का वारिस था तो उसे दुनिया के सामने लाना ही था। पर अमानत के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अमानत अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती थी। अस्तित्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, मैं तुम्हारे बारे में पता लगा ही लूंगा इडियट। बहुत परेशान किया है तुमने बचपन में, चुन चुन के बदले लूंगा। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, किसे याद करके मुस्कुराया जा रहा है, जरा हमें भी बताओ। इस आवाज को सुनकर अस्तित्व ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे सौरभ हंसते हुए उसे ही देख रहा था। सौरभ को देखकर अस्तित्व ने उसके हाथ को पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, अरे यार छोड़ो छोड़ो मेरे हाथ को, अगली बार से इंटरफेयर नहीं करूंगा। वैसे भी मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुमसे पूछ रहा था कि आखिर तुम किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे। पर तुम तो मेरे जैसे मासूम बच्चे की कदर ही नहीं करते, जब देखो तब हाथ मरोड़ते हो, पैर मरोड़ते हो, नीचे पटक देते हो, आधे रास्ते में छोड़ देते हो, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है ना तुम्हारे अंदर। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर उसके हाथ को छोड़ दिया और दोबारा आसमान की तरफ देखने लगा। सौरभ ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है अस्तित्व, हम तीनों के बीच में एक चीज कॉमन है, हम तीनों के पास हमारा परिवार नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारे नाना जी है, पर मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे असली नाना जी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि जिस लड़की के पीछे तुम लंदन से अपना बिजनेस अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आए हो, वो लड़की है कौन? मैं जानना चाहता हूँ यार, इतने हैंडसम हो, इतनी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है और तुम किसी लड़की के लिए आए हो, मतलब वो बहुत स्पेशल है। कुछ बताओ ना यार उसके बारे में, इतने सालों से तो छुपा रहे हो, अब तो बता दो, 10 साल हो गए हमारी दोस्ती को, कुछ तो बता दो। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि आसमान में रहने वाला चांद है वो मेरे लिए, जिसने मेरी बेरंग जिंदगी को रंग से भर दिया था, जिसने मुझे पहली बार हंसाया था, जिसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं वापस आऊंगा, मैं उसी से शादी करूंगा, जिसने मुझे पहली बार पनिशमेंट दी थी, जिसके लिए मैंने पहली बार गाना गाया था। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत का चेहरा और उसके साथ बिताया हुआ एक हफ्ता घूम रहा था। वो कभी भी उस एक हफ्ते को नहीं भूल सकता था जब उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था। अस्तित्व की बातें सुनकर सौरभ हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने पीछे से अस्तित्व की पीठ पर कूदते हुए कहा, ओ माय गॉड, कितनी रोमांटिक लव स्टोरी है, क्या ये तुम्हारा चाइल्डहुड लव है? बताओ ना यार, वैसे भी मैंने सुना है कि बच्चे आजकल बचपन में प्यार करने लगते हैं, यहाँ पर बुढ़ापा आने को है मेरा और प्यार नहीं हुआ और तुम्हें बचपन में प्यार हो गया, बताओ ना कुछ। अस्तित्व ने सौरभ को घूरते हुए कहा, जितना बताया उतना काफी है, दफा हो जाओ यहाँ से। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिखाऊं? कहते हुए उसने अपने हाथ में सीडी अस्तित्व के सामने कर दी। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या है? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है लाइव कॉन्सर्ट में तुम किसी लड़की को घूर घूर कर देख रहे थे और मैंने भी उसे देख लिया था, मैं सीडी लेकर आया हूँ, इस सीडी की मदद से तुम उसके बारे में पता। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने आगे बढ़कर उसके हाथ से सीडी छीन ली। इस वक्त उसके चेहरे पर बेचैनी के साथ साथ खुशी भी नजर आ रही थी। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू। तो उसके इतना कहते ही अस्तित्व वहां से चला गया। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, जंगली दानव। कहते हुए वो भी पैर पटकते हुए अपने रूम में आ गया। अस्तित्व ने अपने रूम में वो सीडी ऑन की और सीडी को ध्यान से देखने लगा। अमानत के चेहरे को देखते ही उसने सीडी को रोक दिया और अमानत के बचपन की तस्वीर को देखने लगा। दोनों का चेहरा वो घूर घूर कर देख रहा था। सौरभ भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने हैरानी से कहा,
ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि ये वही लड़की होगी जिसकी ये पेंटिंग है, क्योंकि देखो दोनों का चेहरा भी बिल्कुल सेम है। चबी है बट हो सकता है कि कोई और हो। सौरभ की बात को इग्नोर करके अस्तित्व सब कुछ ध्यान से देखने लगा। तभी उसका ध्यान उसके होठों के नीचे बने तिल पर गया। उसने ध्यान से दोनों तस्वीरों की तरफ देखा। दोनों तस्वीरों में वो तिल था। उसे देखते ही अस्तित्व की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उसकी आंखों से 2 आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। सौरभ ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अस्तित्व, व्हाट हैपेंड? अस्तित्व ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये वही है मेरी सिली गर्ल, ये वही है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने ध्यान से दोनों तस्वीरों की तरफ देखा। उसे भी चेहरा काफी हद तक मिलता जुलता लग रहा था, हालांकि उम्र के साथ साथ चेहरा थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही था। उसने धीरे से कहा, अस्तित्व, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, ये वही है। मेरा दिल, मेरी आंखें इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। वो मेरी सिली गर्ल थी, वही थी। वो आज भी नहीं बदली, उतनी ही बदमाश है। कहते हुए अस्तित्व के होठों पर हंसी आ गई। उसे याद आया कि कैसे पहली मुलाकात में अमानत ने उसके बालों को खींचा था। उसे हंसते हुए देखकर सौरभ हैरान था। वेदांत भी अब तक रूम में आ चुका था। उसने जब अस्तित्व को इस तरह से आंसू भरी आंखों से सीढ़ी की तरफ देखकर हंसते हुए देखा तो वो भी कंफ्यूज हो गया। सौरभ ने अस्तित्व की तरफ देखा और फिर वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, हमारा दोस्त प्यार में पागल हो गया है। पहली मुलाकात में उसकी वाली ने उसने कूट दिया और वो ये सोचकर खुश हो रहा है कि उसकी वाली बदली नहीं, आज भी वैसे ही पिटाई करती है जैसे पहले करती थी। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, मुंह बंद करो और हाँ, जिस लड़की के बारे में तुमने मुझे पता लगाने के लिए कहा था, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने एक्साइटेड होकर अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुम्हारे दोनों दोस्त कितने काम के हैं। मैंने सीडी निकाली और वेदांत ने इन्फॉर्मेशन निकाली। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके पास जाकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने इस सीडी वाली लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाली है? अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वेदांत ने अपना सर हिला दिया। वेदांत ने धीरे से कहा, इसकी उम्र 18 साल है और ये मशहूर बिजनेसमैन अथर्व राठौर की बेटी है, अमानत राठौर। बहुत सीक्रेट तरीके से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। इसके बारे में पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर पता करवाया है। अमानत राठौर सुनते ही अस्तित्व की पकड़ वेदांत के कंधों पर ढीली हो गई, साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने अपने सर को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें सच में पहचान लिया इडियट। मैंने तुम्हें सच में पहचान लिया। तुम आज भी उतनी ही इडियट हो जैसे पहले थी। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में दर्द था, पर साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। आज तक कितनी बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने के बाद भी उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट वेदांत और सौरभ ने कभी भी नहीं देखी थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ अस्तित्व के गले से लग गए। उन्होंने धीरे से कहा, मतलब हमें हमारी भाभी मिल गई। उन दोनों की बात सुनकर अस्तित्व ने कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त कितना खुश था वो किसी को भी नहीं बता सकता था। जिस लड़की को उसने सालों से अपने दिल में बसाया हुआ था, फाइनली उसे उसके बारे में खबर मिल गई थी और उसके साथ उसकी पहली मुलाकात भी हो गई थी। अगली सुबह हॉस्पिटल में अमानत की आंख खुली। उसने अंगड़ाई लेकर उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि इस वक्त वो अपने रूम में नहीं है। उसने अपने बालों को खुजाते हुए कहा, अमानत, क्या तू नींद में चलते चलते हॉस्पिटल में आ गई? हे भगवान, मतलब हम रास्ते पर नींद में चल रहे थे। अगर किसी ट्रक वाले ने हमें उड़ा दिया होता तो फिर दुनिया से क्यूटनेस खत्म हो जाती। मम्मा डैडी के पास इतनी प्यारी सी प्रिंसेस नहीं रहती। भाई को राखी कौन बांधता? अमानत खुद से ही बात कर रही थी। तभी उसे अबीर नजर आया जो कि अपने हाथ में कॉफी लेकर रूम में आया था। अबीर को देखते ही अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, भाई हम नींद में चलते चलते हॉस्पिटल पहुंच गए। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। उसकी बेवकूफ बहन से ऐसी ही बातें वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने अमानत के पास आकर उसके माथे को छू कर देखा और फिर उसके हाथ में कॉफी का कप देते हुए कहा, इडियट, कल रात को तुम बेहोश हो गई थी। भूल गई कल कॉन्सर्ट देखने के लिए गई थी और नींद में चलते चलते कोई हॉस्पिटल थोड़ी आता है, बुद्धू लड़की।
अबीर की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अबीर ने जल्दी से उसके हाथ से कॉफ़ी ले ली ताकि रोने की वजह से उसके हाथ पर कॉफ़ी ना गिर जाए। उसने थोड़े गुस्से से कहा, रो क्यों रही हो? कॉफ़ी गिर जाती तो हाथ जल जाता। अमानत ने रोते हुए कहा, हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट भाई, हम बेहोश क्यों हो गए? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको हमें हेल्दी चीज़ खिलानी चाहिए थी ना। आप हमें गंदी चीज़ें खाने क्यों देते हो? आपको हमें हेल्दी चीज़ खिलानी चाहिए। गंदी चीज़ खाने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने की वजह से हम बेहोश हो गए। हमारे बेहोश होने की वजह से हम हमारे सुपरस्टार का सॉन्ग नहीं सुन पाए। हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमारा सपना टूट गया, हमारा दिल भी टूट गया। हम क्या करें भाई, क्या करें? अमानत को चिल्लाते हुए देखकर अबीर ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए कहा, अमानत स्टॉप इट। बहुत हो गई नौटंकी। अब अगर एक और शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो अगली बार से मैं कभी तुम्हारे लिए कोई टिकट अरेंज नहीं करूंगा। वैसे भी मैं तुम्हें फास्ट फूड खाने के लिए नहीं कहता। तुम खुद जबरदस्ती जाकर फास्ट फूड खाती हो। इनफैक्ट घर में जंक फूड भर भर के रखा है। अब जब तुमने मुझे ये कह ही दिया है तो मैं घर से सारा जंक फूड बाहर फेंकवाता हूँ। अब से तुम्हें कभी कोई जंक फूड नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगी हरी सब्जियाँ जो मैं खाता हूँ। अबीर की बात सुनकर अमानत का चेहरा अचानक से बदल गया। अगले ही पल उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भाई हम तो मजाक कर रहे थे। बहुत बड़ा मजाक कर रहे थे। हमें नहीं खानी हरी सब्जियां। हरी सब्जियां खाने से इंसान गाय बकरी बन जाता है और हमें गाय बकरी नहीं बनना। वैसे भी आप ये जानबूझकर कह रहे हो ना ताकि हम पतले हो जाए। पर हमें पतला नहीं होना है भाई, हम कितने क्यूट दिखते हैं। आप खुद सोचो, चबी होने के बाद जब इतने लड़के हमारे दीवाने हैं तो अगर हम पतले हो गए तो बाकी लड़कियों का कोई चांस होगा नहीं ना। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं भाई, दुनिया के बारे में, बाकी लड़कियों के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम डाइटिंग नहीं करते और आपको की अपनी प्यारी सी बहन की इंटेंशन को समझते ही नहीं हो। अमानत लगातार बोलती जा रही थी। वहीं अबीर अपने सर को पकड़कर उसकी बातें सुन रहा था। आखिर में जब उसका सर लगभग फटने ही वाला था तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत स्टॉप इट, स्टॉप इट, चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखकर अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और ना हम कुछ बोलते हैं, फिर भी कहते हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, आज से हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। हमें तो कोई बोलने ही नहीं देता। आप ही बोलते रहते हो जब देखो तब। अमानत की बातें सुनकर अबीर ने खुद से कहा, मॉम डैड आप तो वर्ल्ड टूर पर चले गए, बकबक को मेरे पास छोड़कर। पक्का आप दोनों के आने तक आपका ये बेटा पागल हो जाएगा। अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अमानत ने रोते हुए कहा, क्या हुआ भाई? क्या हमारी भाभी आपको छोड़कर भाग गई जो आप उदास हो? अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे छोटी आंखों से देखते हुए कहा, व्हाट? कौन सी भाभी? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई। आपको नहीं पता सजनी, हम तो हार है में सजनी भाग गई थी और सजनी के पति का यही हाल हुआ था। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो अमानत, वरना मैं एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगा। और रही बात तुम्हारी भाभी की तो वो तुम्हें फिलहाल तो नहीं मिलने वाली, इसलिए फालतू की बकवास बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। अबीर की बात सुनकर अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, ये हुई ना बात, और हम बकवास नहीं करते भाई। क्यूट अमानत की बातें सुन लिया करो, फायदे में रहोगे। हम फ्री में प्रवचन दे रहे हैं, वरना अगर हम प्रवचन देना स्टार्ट कर देना तो हमारे प्रवचन को सुनने के लिए लोग टिकट ले, पर हम किसी को देंगे नहीं क्योंकि बाकी सब भी फिर हमारी तरह इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रवचन न देकर तुम दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो मेरी बहन, और ये एहसान हमेशा करती रहना। कहते हुए अबीर वहां से चला गया। अबीर के जाते ही अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर अपने गालों पर उंगली रखते हुए कहा, अमानत भाई तुम्हारी इंसल्ट करके गए या तारीफ करके गए? खैर छोड़ो, हमारी कौन सी इंसल्ट होती है। कहते हुए अमानत बेड से कूदकर खड़ी हो गई और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद अबीर और अमानत दोनों राठौर मेंशन के लिए निकल चुके थे। अमानत मैडम ने आज अच्छा बहाना बना लिया था कॉलेज ना जाने का। वैसे भी पढ़ाई से उसे कोई वास्ता नहीं था, वो तो बस म्यूजिक क्लास के लिए कॉलेज जाती थी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो?
अबीर की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, किसी को हमारी वैल्यू ही नहीं पता, सबको लगता है कि हम फालतू में बोलते रहते हैं तो अब हम बोलेंगे ही नहीं। तब सबको पता चलेगा कि हमारे शब्दों की कितनी भयंकर वाली कीमत है। अमानत की बात सुनकर अबीर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, कुछ खाओगी? अबीर की बात सुनते ही अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, सच में? अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लंच किसी होटल में या रेस्टोरेंट में कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है, तो घर पर तुम अकेले लंच तो करने से रही, फिर से कुछ अनाप शनाप खाने में लग जाओगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप अपनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बहन पर इल्जाम लगा रहे हो भाई। ये इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आपको कारावास की सजा होगी। अमानत की बातें सुनकर अबीर ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसे अमानत की नौटंकी की बचपन से लेकर अब तक आदत हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई हमें ठेले का खाना था, होटल में टेस्टी खाना नहीं मिलता। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, ठेले का खाना हाइजीनिक नहीं होता है, इसलिए चलो चुपचाप। कहते हुए अबीर अमानत का हाथ पकड़कर होटल के अंदर आ गया। ये अबीर का ही होटल था, जिस वजह से मैनेजर ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, सर और मैडम वेलकम। अबीर ने उस मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, रूम बुक है ना? मैनेजर ने अपना सर हिलाया। अबीर अमानत को लेकर अपने प्राइवेट रूम में चला गया, जो कि हमेशा उसकी फैमिली के लिए रिजर्व रहता था। अमानत ने अंदर जाकर पूरे रूम की इंटीरियर डेकोरेशन देखते हुए कहा, ये अभी भी वैसी ही है भाई जैसी हमने करवाई थी। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपने मेल्स चेक करते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद उनके लिए खाना आ चुका था। अमानत तो खाना देखकर जैसे सदमे में चली गई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखा, जो कि अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसने धीरे से कहा, हम ये नहीं खाएंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एंड व्हाट अबाउट दिल? हमारे दिल के लिए क्या ये ठीक है भाई? एक ही तो जिंदगी है, अगर इसी जिंदगी में डाइटिंग करनी है तो फिर जी कर क्या फायदा? अपनी मर्जी से खाएंगे, जब तक जिंदा रहना है रहेंगे, पर हम ये नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। हमें टेस्टी खाना ला कर दो, वरना हम सच में यहीं पर रोने लगेंगे और सबको बताएंगे कि हमारा भाई कितना अत्याचारी, कितना दुराचारी है। फिर आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। सबको यही लगेगा कि जो अपनी बहन पर इतना जुल्म करता है वो अपनी बीवी पर कितना जुल्म करेगा। सोच लो भाई, जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा, कुंवारा, फिर आपके बच्चे भी नहीं होंगे। आप जिंदगी भर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहना, संन्यास लेना पड़ेगा। अमानत की नौटंकी देखकर अबीर ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने सर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, जो चाहिए मंगवा लो, बस मेरा दिमाग खराब मत करो। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, धन्यवाद भाई, आपकी बहन आपसे प्रसन्न हुई। कहते हुए अमानत ने बाहर जाकर जल्दी से वेटर को बता दिया कि उसे क्या क्या चाहिए। अबीर चुपचाप अपने मेल चेक कर रहा था। अमानत ने अपने प्राइवेट रूम की तरफ देखते हुए कहा, बाथरूम से आ जाते हैं, वैसे भी खाना आने में 15-20 मिनट तो लगेंगे ही। ये कहते हुए अमानत उछलते कूदते वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसने खुद से कहा, सुपरस्टार, आपके कॉन्सर्ट में हम बेहोश हो गए और आपने हमें गोद में भी नहीं उठाया। कितना अच्छा होता ना आप हमें गोद में उठाते और सबके बीच से लेकर जाते। सब लोग हमें देखकर जल जल कर कोयला हो जाते। हे भगवान, हमारे महंगे महंगे सपनों को पूरा कर दो। वैसे भी इतनी छोटी सी जिंदगी है, छोटी छोटी तो विश मांगते हैं, पूरी कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा। अमानत खुद से बातें करके उछलते कूदते वॉशरूम की तरफ जा रही थी। सामने से कोई अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए तेजी से चलता हुआ अमानत की तरफ ही आ रहा था। अमानत का ध्यान उस इंसान पर नहीं था। उस इंसान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने से आ रही अमानत की तरफ देखा। जब तक वो साइड हट पाता, अमानत के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आर यू मैड? कहते हुए वो लड़का नीचे गिर गया। वहीं अमानत उसके ऊपर गिर गई। उस लड़के ने गुस्से से अमानत की तरफ देखा। अमानत के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अमानत तो नीचे गिरने की वजह से खुद सदमे में थी। उसने खुद से कहा, इतना रोमांटिक मोमेंट तो सुपरस्टार के साथ होना था। चेहरा ढका होने के बावजूद जैसे ही उस लड़के ने ये आवाज़ सुनी, उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी।
उसने धीरे से कहा, सिली गर्ल। कहने के साथ उसने झटके से उस लड़की को यानी कि अमानत को पलटकर अपने नीचे किया। ये कोई और नहीं अस्तित्व था जो कि आज वेदांत और सौरभ के साथ लंच करने के लिए बाहर आया था। अमानत को जैसे ही महसूस हुआ कि वो अब किसी के नीचे है, उसने अपनी आंखें खोलकर अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से सामने मौजूद इंसान के चेहरे को देखने की कोशिश की। अभी भी अस्तित्व के चेहरे पर मास्क था जिस वजह से अमानत उसे नहीं देख पा रही थी। उसके बस होठ और उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। अमानत ने धीरे से कहा, तुम्हारी जगह पर सुपरस्टार होते तो कितना अच्छा होता, हम उनके साथ किस कर लेते। अमानत ने जैसे ही ये कहा, अस्तित्व ने नीचे झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अमानत जो कि इस मोमेंट को अपने सुपरस्टार के साथ इमेजिन कर रही थी, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके होठों पर किसके होंठ है, उसकी सांसें गले में अटक गई। उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ चुके थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व के चेहरे की तरफ देख रही थी जो कि मास्क होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। उसने अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश की पर अस्तित्व तो जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अमानत के होठों को महसूस करते ही अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों को काफी सॉफ्ट तरीके से किस करने लगा। उसने अमानत के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके दोनों हाथों को फ्लो पर प्रेस कर दिया। उसने धीरे से मन ही मन खुद से कहा, बचपन में एक बार तुमने मुझे किस किया था, वो भी जबरदस्ती, बिना मेरी इजाजत के। इस बार मैंने तुम्हें किस किया, वैसे भी तुम मेरी हो सिली गर्ल, तुम्हें किस करने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मेरा पूरा हक है। कहते हुए अस्तित्व और ज्यादा पैशनेट होकर अमानत को किस करने लगा। अमानत अभी भी फटी आंखों से उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। अस्तित्व अभी भी अमानत के होठों पर प्यार से किस कर रहा था। वही अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व क्या कर रहा है, उसने उसे दूर करने की कोशिश की, पर अस्तित्व की पकड़ अमानत पर बहुत ही सख्त थी। वो उसके होठों पर काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। काफी देर के बाद अस्तित्व ने अमानत के होठों पर हल्के से बाइट करके धीरे से मन ही मन कहा, मेरी सिली गर्ल। कहते हुए वो अमानत के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। अमानत को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है, वो अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से घूर घूर कर मास्कमैन को देखने लगी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, जंगली दानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पहली किस चुराने की। हम तो अपने सुपरस्टार के साथ पहले किस करने वाले थे। कहते हुए अमानत जोरों से चिल्लाने लगी। उसने आगे बढ़कर अस्तित्व के बालों को पकड़ लिया। अस्तित्व ने उसे खुद से दूर करने की जगह पर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर अपनी मधोशी भरी आवाज में कहा, मैं क्या करता स्वीट हार्ट। तुम्हारे लिप्स ही इतने टेस्टी हैं कि उन्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और आखिर में मैंने तुम्हारे लिप्स टेस्ट कर लिए। वैसे सच में तुम्हारे लिप्स बहुत ही टेस्टी है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुम जंगली दानव हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पहली किस चुराने की। और वो तो हुई, दूसरी बार भी चुराने की बात कर रहे हो। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तुमने हमारे सुपरस्टार का हक मारा है। हम हमारे सुपरस्टार का हक मारने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 34 टुकड़े करेंगे तुम्हारे और सबको हम अलग अलग जगह पर लटका देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। आज भी उसकी ये इडियट लड़की इस तरह से बातें करती थी जैसे कि सालों पहले। अस्तित्व को अपने बालों में दर्द हो रहा था क्योंकि अमानत उसके बालों को खींचते हुए ये सब कुछ कह रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस इसी बात से खुश था कि उसे अपनी इडियट अपनी सिली गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारा चेहरा सबको दिखाएंगे और बोलेंगे कि तुम एक जालिम आदमी हो जो क्यूट क्यूट लड़कियों की जबरदस्ती किस लेता है। तुमने हमसे किस मांगी ना, देखो हम क्या करते हैं। कहते हुए अमानत ने एक हाथ से अस्तित्व के मास्क को निकालने की कोशिश की। अस्तित्व ने झटके से अमानत को पलटकर अपनी तरफ किया। अब अमानत की पीठ अस्तित्व के सीने से लगी हुई थी। अस्तित्व ने हल्के से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, इतनी भी क्या जल्दी है। दिखा दूंगा अपना चेहरा। वैसे भी मेरा चेहरा देखकर अगर तुम मेरे पीछे पड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। वैसे भी मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूं कि तुम मुझे देखकर पागल हो सकती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें। हम सिर्फ अपने सुपरस्टार के लिए पागल हैं।
हमें किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व का दिल झूमने का कर रहा था। उसने धीरे से कहा, कौन सुपरस्टार? वो इस जो बेफिजूल में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है, उसकी बात कर रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमारे सुपरस्टार, हमारे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी जान ले लेंगे, छोड़ो लंगूर, छोड़ो छछूंदर। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे और सोचेंगे कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। क्या तुम अपने बारे में अफवाह फैलाना चाहती हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, हम जबरदस्ती कर रहे हैं या तुम जबरदस्ती कर रहे हो? छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत चिल्लाने लगी। अस्तित्व ने झटके से अमानत को अब अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, बहुत स्वीट है। कहते हुए उसने अमानत को दीवार से सटा दिया। अमानत की आंखें अपने आप बंद हो गई। अस्तित्व ने हल्के से उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, मैं अपना प्रॉमिस भूला नहीं हूँ सिलीगल, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग वापस आ गया है। अमानत ने जैसे ही प्रिंस चार्मिंग सुना, उसकी आंखों के सामने फिर से कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। साथ ही उसे किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, प्रिंस चार्मिंग आप बहुत बुरे हो, हम आपको भूल जाएंगे, हम आपको भूल जाएंगे। ये सब कुछ याद करके अमानत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपने सर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहा, प्रिंस चार्मिंग। अमानत की हालत देखकर अस्तित्व ने घबराते हुए कहा, सिली गर्ल, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हारे साथ सिली गर्ल? कहते हुए वो अमानत को कंधे से पकड़कर हिलाने लगा। अमानत ने धुंधली आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग कौन है? कहते हुए अमानत की आंखें बंद हो गई। उसे बेहोश होता हुआ देखकर अस्तित्व के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने जल्दी से अमानत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर इस होटल के लॉन्ज के पास आ गया। उसने अमानत को सोफे पर बिठाया और उसकी आंखों पर ठंडे पानी की छींटें मारने लगा। फिर भी अमानत ने अपनी आंखें नहीं खोली। अस्तित्व को अब घबराहट हो रही थी। वो अमानत को उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अबीर की आवाज सुनाई दी, अमानत, वेयर आर यू? कहाँ चली गई तुम? अबीर की आवाज सुनकर अस्तित्व ने पीछे पलट कर देखा। अबीर को एक नज़र में ही वो पहचान गया, क्योंकि उसने पहले ही अबीर की फोटो देख ली थी। उसने अमानत की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, दूसरी मुलाकात जल्दी होगी मेरी जान, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चला जाऊंगा। कहते हुए उसने एक और बार फिर से अमानत के होठों को हल्के से चूम लिया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। अबीर, जो कि अमानत के इतनी देर तक न आने की वजह से परेशान हो गया था, फाइनली वो अमानत को ढूंढने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसका ध्यान लॉन्ज के सोफे पर सो रही अमानत पर गया। अमानत को इस तरह से लॉन्ज के सोफे पर सोते हुए देखकर अबीर ने खुद से कहा, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। कहते हुए अबीर अमानत के पास आ गया। उसने अमानत को हिलाते हुए कहा, अमानत, आंखें खोलो। पर अमानत ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर अबीर के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने जल्दी से अमानत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर होटल के सेकंड फ्लोर पर एक रूम में आ गया। उसने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर अमानत को चेक कर रहे थे और अबीर परेशानी से वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर ने अमानत को चेक करने के बाद धीरे से कहा, शायद किसी बात को याद करके उन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर दिया है, जिस वजह से ये बेहोश हो गई है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। पर याद रखिएगा, इस तरह से बार बार पुरानी यादों को याद करना इनके लिए ठीक नहीं है। ये इनके दिमाग पर असर कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। हालांकि वो खुद कंफ्यूज था। कल और आज आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अमानत के सामने अतीत की यादें आई, जबकि इतने सालों में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। अबीर ने अमानत के पास बैठकर धीरे से कहा, मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी ही होगी। सोचते हुए अबीर ने गहरी सांस ली और अमानत को गोद में उठाकर होटल के बाहर आ गया। अब वो सीधा घर ही जाने वाला था, क्योंकि अब न उसका लंच करने का मूड था, न ही अमानत की ऐसी हालत थी कि वो लंच कर सके। वही होटल के ही एक कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर अस्तित्व अबीर और अमानत को ही जाते हुए देख रहा था। रूम में वेदांत और सौरभ लगातार एक दूसरे से बहस कर रहे थे।
आखिर में सौरभ ने गुस्से से कहा, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसने उसे किस किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार किस किया और वो इसके बालों को खींच रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं है तो इसी से पूछ लो। आखिर में सौरभ की बातों को सुनकर वेदांत ने इरिटेट होकर अस्तित्व के पास आते हुए कहा, अस्तित्व ये बोल रहा है कि तुमने जबरदस्ती उसे किस किया। क्या सच में तुमने जबरदस्ती उसे किस किया है? मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने कहा, किया है क्योंकि वो मेरी है और जो मेरी है उसे किस करने का मुझे पूरा हक है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने उछलते हुए कहा, देखा देखा, मैंने कहा था ना इसने किस किया है, तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। वेदांत ने हैरानी से कहा, आर यू सीरियस? मतलब फाइनली तुमने अपनी फर्स्ट किस कंप्लीट कर ली? हम कब करेंगे? हमारे पास तो किस करने के लिए लड़की ही नहीं है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसे सूजी के होठों से अपने होठों का छूना याद आने लगा। उसने जल्दी से अपने सर को झटकाते हुए कहा, उस चुड़ैल को मुझसे कोई मतलब नहीं है और मुझे भी अब उससे कोई मतलब नहीं रखना है। वैसे भी वो मेरे दोस्त का हंसता खेलता परिवार बर्बाद करना चाहती है, वो उसके प्यार को उससे दूर करना चाहती है। ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूं? ये सोचकर उसने जल्दी से अपने दिमाग को सही किया और अस्तित्व के पास आकर एक्साइटेड होते हुए कहा, मैंने देखा कैसे तुम्हारी फिल्मी स्टाइल में किस हुई। यू नो वॉट, मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था, मैंने तो वीडियो भी बना ली है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आर यू सीरियस? मतलब तुमने वीडियो बना की इनके किस करने की? दिखाओ मुझे। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से तो मैं बेशर्म हूं ना, तो बेशर्म आदमी बेशर्मी दिखाएगा। तो मैं बेशर्म हूं तो यही सब देखूंगा, पर तुम तो शरीफ हो ना। शरीफ लोगों को ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, इसलिए तुम ये सब कुछ देखने की डिमांड मत करो। वैसे आगे क्या सोचा है तुमने? क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती थी, पर अब तो सब कुछ उल्टा लग रहा है। तुम उसके पीछे घूम रहे हो और वो तुम्हें लात मार कर खुद से दूर कर रही है। वैसे मैंने देखा कि कैसे वो कह रही थी कि हम सिर्फ हमारे सुपरस्टार को किस करेंगे, मतलब वो तुम्हें ही किस करना चाहती है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर वो बचपन के अस्तित्व यानी कि अपने प्रिंस चार्मिंग को पसंद करती है तो उसे भूलकर वो सुपरस्टार्स को कैसे पसंद करने लगी? कहीं वो अपने प्रिंस चार्मिंग को भूल तो नहीं गई ना? सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। वो मुझे कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तुम नहीं जानते कि वो बचपन में कैसे मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कैसी कैसी हरकतें करती थी। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत की शैतानियां, उसकी बदमाशियां सब कुछ घूमने लगी। उसने धीरे से कहा, शायद वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उसे छोड़कर आ गया था। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे सच में क्यूट तो है वो, बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जीरो फिगर। कितनी क्यूट है वो, उसके गालों को खींचने में बहुत मजा आएगा। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अस्तित्व की डरावनी नजरों को देखकर वेदांत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं खींचूंगा, नहीं खींचूंगा। वैसे भी हमारे लिए तो वो बहन की तरह है, आखिर वो तेरी होने वाली वाइफ जो है। वैसे ही सुना है कि उसका भाई भी काफी बड़ा बिजनेसमैन है और उसके फादर भी। क्या वो तुम्हें अपनी बहन के साथ शादी करने देंगे? अस्तित्व ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों मेरा दिमाग खाना बंद करो। वो बचपन से मेरी है और अभी भी मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ना उसका भाई मुझे रोक पाएगा ना उसका बाप। अब मुझे बस पता करना है कि वो रहती कहाँ है। अब अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत और सौरभ ने कहा, क्या तुम उसके घर चोर बनकर घुसोगे? उन दोनों की बात सुनकर अब अस्तित्व ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। कहते हुए वो अपने बेड पर जाकर बैठ गया। उसने साइड टेबल पर रखी हुई एक फोटो फ्रेम को उठाकर उस पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, सिली गर्ल, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैंने तो प्रिंस चार्मिंग भी कहा, तुम तो मुझे बचपन में प्रिंस चार्मिंग कहती थी ना। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अमानत की क्यूट सी आवाज में प्रिंस चार्मिंग सुनना उसे बहुत पसंद था, पर वो ऐसे जताता था जैसे उसे वो बिल्कुल भी पसंद ना हो। सौरभ और वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जला लो हम सिंगल लोगों को, हमारे पास तो लड़की ही नहीं है। तुम्हें लड़की भी मिल गई,
किस भी कर ली और अब शादी के सपने भी देख रहे हो। हमारे छोटे से दिल को कितने टुकड़ों में तोड़ना है तुम्हें। उन दोनों की बात को इग्नोर करके अस्तित्व मुस्कुराते हुए अमानत की तस्वीर को देखने लगा। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में अबीर ने लाकर अमानत को उसके रूम में उसके बेड पर लेटा दिया और उसके छोटे से माथे को चूमते हुए कहा, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मैंने मॉम डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, फिर भी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। मैं शायद बहुत बुरा भाई हूँ। उसने इतना कहा ही था कि अमानत की आंखें खुलने लगी। अमानत को उठते हुए देखकर अबीर ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अमानत बच्चा तुम ठीक हो ना। अबीर की आवाज सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई, कहते हुए वो उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। अबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अमानत, कोई प्रॉब्लम है क्या। अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, भाई वो उस गंदे लड़के ने हमें किस किया। अमानत की बात सुनकर अबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, किसने, और ये क्या बोल रही हो तुम। अबीर की बात सुनकर अमानत को एहसास हुआ कि उसने ये बात अपने भाई को बता दी है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, सपने में एक गंदा लड़का हमें किस कर रहा था, वो हमें किस कैसे कर सकता है भाई। हमें तो सिर्फ हमारे सुपरस्टार किस कर सकते हैं ना। अमानत की बात सुनकर अबीर की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, इडियट लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम एक दिन मेरा भी दिमाग खराब कर दोगी। मुझे बताओ कि क्या हुआ था, तुम लॉन्ज में बेहोश कैसे हो गई थी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने खुद से कहा, उस लंगूर से तो हम खुद निपट लेंगे, भाई को इस चक्कर में नहीं डालते हैं। वैसे भी भाई कितना काम करते हैं, हमारी वजह से फिर से परेशान हो जाएंगे। ये सोचते हुए अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी वजह से आपने हमें टेस्टी खाना नहीं खाने दिया और खाना ना खाने की वजह से हम कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होकर हम बेहोश हो गए, जिस वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई। हमने कहा था ना टेस्टी खाना नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पर आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, क्या आपको सच में ऐसा लगता है भाई। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत नौटंकी करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि कुछ तो हुआ था जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं पता लगवा लूंगा। भूलो मत कि मैं कौन हूँ। अबीर की बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ था भाई, बस किसी से हमारी लड़ाई हो गई थी। वो कह रहा था कि हमारे सुपरस्टार गाना नहीं गाते बल्कि चिल्लाते हैं। अगर कोई हमारे सुपरस्टार के बारे में ऐसा कहेगा तो हम उसे छोड़ेंगे क्या। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अमानत के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज आप कॉलेज नहीं गई हो इसलिए घर पर सेल्फ स्टडी करोगी, और अगर मुझे पता चला कि आप दिन भर टीवी देख रही थी, कार्टून देख रही थी या फिर जंक फूड खा रही थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मैंने घर का सारा जंक फूड बाहर फेंकने के लिए कह दिया है तो आपको घर में कुछ नहीं मिलने वाला। अबीर की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने रोते हुए कहा, छोटी सी प्यारी सी बहन का दिल टुकड़ों में तोड़ दिया, हमारे सारे टेस्टी टेस्टी खाने को बाहर फेंक दिया। आपको एहसास भी है कि वो कितना टेस्टी खाना था। आपको पता है कि हम कितने दिन तक वो खा सकते थे। आपने ऐसा क्यों किया भाई, क्यों किया। आपको नहीं खाना था नहीं खाते, हमने जबरदस्ती थोड़ी की थी, पर हमारे खाने को बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी, हम खुद खाने वाले थे। अमानत की बातों को इग्नोर करके अबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नौटंकी बाद में अकेले में कर लेना। कहते हुए अबीर वहां से चला गया। अमानत ने सिसकते हुए कहा, हमारे खाने को बाहर फेंकने के बाद आपको लगता है कि हम आपको छोड़ देंगे। हम बदला लेंगे भाई, बदला लेंगे। अमानत राठौर किसी को नहीं छोड़ती है और उस लंगूर को भी नहीं छोड़ेगी। लंगूर ने हमारी पहली किस चुरा ली, हमारे लिप्स को काटा भी, गंदा कहीं का। उसका सर फोड़ देंगे, उसके दांत तोड़ देंगे, उसे टकला कर देंगे, उसे चप्पल से मारेंगे, उसे हम अपने चंपलाल से कटवाएंगे। अमानत की आंखों के सामने उसका चंपलाल घूमने लगा। चंपलाल अमानत के कुत्ते का नाम था, जो कि छोटा सा ही था पर बहुत ज्यादा बदमाश था। कुछ दिन पहले ही अबीर ने अमानत की वजह से उसे कहीं और भिजवा दिया था, क्योंकि अमानत पढ़ाई छोड़कर दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मेरे प्यारे चंपलाल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है।
अबीर भाई जालिम है, अत्याचारी है, मुझे सास की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो मेरे भाई के रूप में ही एक सास दे दी भगवान ने, पति कब दोगे? मेरे सुपरस्टार को भेज दो ना भगवान जी, कहते हुए अमानत मुंह फुलाकर बैठ गई। रात का वक्त। अस्तित्व, वेदांत और सौरभ इस वक्त जुहू बीच पर खड़े थे। बीच के पानी को देखकर तीनों के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। अस्तित्व को देखकर वेदांत और सौरभ ने कहा, तुझे हमारी जगह पर अपनी सिली गर्ल को यहाँ पर घूमने के लिए लाना चाहिए था, दोनों मस्त टाइम स्पेंड करते। उन दोनों की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, एक बार वो मेरी लाइफ में आ गई, उसके बाद तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम दोनों घर पर आराम करना। अस्तित्व ने जैसे ही ये कहा, सौरभ ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुम कितने अत्याचारी, कितने दुराचारी हो, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो सिर्फ एक लड़की के लिए। सच कहते हैं लड़की दोस्तों के बीच में दूरियां ला देती है, एक लड़की ने हमारे बीच में दूरी ला दी, यकीन नहीं हो रहा है, मेरा तो दिल टुकड़े में टूट चुका है। सौरभ की बकवास सुनकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, नौटंकी हो गई हो तो देखो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, जाकर उनमें से किसी को इम्प्रेस कर लो, मुझे यकीन है कि सबसे पहले हमें चाचू तू ही बनवाएगा, क्योंकि तू ही सबसे कैपेबल है, सबसे ताकतवर है, सबसे शक्तिशाली है, दिखने में भी तू इतना हैंडसम है, वो लड़की जरूर तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। वेदांत की बात सुनकर सौरभ जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, तुझे पता है कि मैं सच में ताकतवर हूँ। अभी बताता हूँ, कहते हुए उसने पलट कर देखा तो उसका ध्यान बीच की एक तरफ चल रही एक मोटी सी लड़की पर गया, जो कि इतनी मोटी थी कि अगर वो सौरभ पर गिर गई तो सौरभ का बचना नामुमकिन था। सौरभ ने जैसे ही ये देखा, उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कमीने वेदांत, तू मेरी जान लेना चाहता है? तू चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि फिर लड़कियां तुझसे पट जाए, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे डर है ना कि मैं ज्यादा हैंडसम हूं तो लड़कियां तुझे छोड़कर मुझे पटाएंगी। तेरे जैसा कमीना दोस्त मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, ऐसा दोस्त होने से अच्छा दुश्मन हो हजार। सौरभ और वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व बस जुहू बीच को देख रहा था। उसने अमानत की बचपन से लेकर अब तक की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए 2-3 डिटेक्टिव लगाए थे। उसने खुद से कहा, तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मेरा चेहरा ज्यादा तो नहीं बदला है, मेरी आंखें वो तो बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हें तो मुझे पहचान लेना चाहिए था ना, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने जब वो और अमानत 10 साल पहले आखिरी बार मिले थे तब की यादें घूमने लगी। कैसे अमानत रोते हुए ये कहते हुए भाग गई थी, हम सच में आपको भूल जाएंगे, हम आपके बारे में बिल्कुल याद नहीं करेंगे। पक्की वाली कट्टी प्रिंस चार्मिंग। याद करते हुए अस्तित्व के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? अस्तित्व को पानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देख सौरभ ने उसकी पीठ पर कूदते हुए कहा, अरे यार, हम जानते हैं कि तू अपनी सिली गर्ल को याद करके मुस्कुरा रहा है, पर इस वक्त तू अपने दोस्तों के साथ है, थोड़ा हमारे साथ भी मस्ती कर ले। कहते हुए सौरभ ने अस्तित्व को धक्का दे दिया। अस्तित्व किनारे पर पानी में गिर गया। नीचे गिरते ही उसने गुस्से से घूरकर सौरभ की तरफ देखा। सौरभ ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मस्ती कर रहा हूँ मस्ती, वैसे भी जीने के हैं 4 दिन और 4 में से। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके पैरों को खींचकर उसे भी नीचे गिरा दिया। पैरों को खींचने की वजह से वो सीधा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसने अपनी कमर को सहलाते हुए कहा, तेरी वजह से मेरी कमर टूट गई जंगली आदमी। उन दोनों को देखकर वेदांत ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों तैरना सीखो, मैं अभी आता हूँ। उसके इतना कहते ही अस्तित्व और सौरभ ने उसे भी खींच लिया। तीनों पानी में एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर मस्ती कर रहे थे। अस्तित्व ज्यादा नहीं पर अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करता था। उसे ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना बातें करना पसंद नहीं था, पर जब से सौरभ और वेदांत उसकी लाइफ में आए थे वो थोड़ा बहुत बातें करना सीख गया था। और उससे पहले उसकी लाइफ में अमानत थी जिसने उसे परेशान किया था, जिसने उसके साथ मस्ती की थी, वरना बाकी लोग तो उसके गुस्से को देखकर उससे दूर रहना ही सही समझते थे। काफी देर तक वहां पर मस्ती करने के बाद तीनों दोस्त भीग चुके थे। वेदांत ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन हम तीनों यहाँ पर अपनी अपनी पार्टनर के साथ आए और एक साथ कहे। उसने इतना कहा ही था कि सौरभ ने कहा, चिन टबैक डैम डैम।
सौरभ की बात सुनते ही वेदांत ने गुस्से से कहा, कमीने, मैं कह रहा था कि ये कहे कि ये दोस्ती हम न तोड़ेंगे, पर तुझे तो मैं चप्पल से मारूंगा। कहते हुए वेदांत सौरभ की पीठ पर बैठ गया और उसके सर को पानी में डालने लगा। सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मुझे 2-4 बच्चे पैदा करने हैं, मुझे तुम लोगों को बड़े पापा बनवाना है, आखिर मैं सबसे छोटा जो हूँ। उसकी बकवास सुनकर वेदांत ने उसके बालों को छोड़कर कहा, कौन से जन्म में सुधरेगा। सौरभ ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, जब इस जंगली आदमी की शादी हो जाएगी और वो क्यूट सी डॉल हमारे घर आ जाएगी और फिर हम साथ में मस्ती करेंगे, तब मैं सुधर जाऊंगा। वैसे सच में वो बहुत क्यूट थी ना। मैंने आज तक इस इंसान के बालों को खींचते हुए किसी को नहीं देखा, पर उसने इसके बालों को 2 बार खींचा, मुझे लगता है कि बचपन में भी खींचा होगा। उन दोनों की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि सच में बचपन में अमानत ने उसके बालों को खींचकर चिड़िया का घोंसला बना दिया था। वो अभी अमानत के बारे में सोच रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ से डिटेक्टिव ने कहा, सर वो एक्सेल कॉलेज में पढ़ती है, कल वो आपको कॉलेज में 10 से 3 के बीच में मिल जाएगी। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, हम कल मिलेंगे मेरी जान, बहुत जल्द ही फिर से तुम मेरी बाहों में आ जाओगी। तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे पहचाना नहीं, जबकि मैंने तुम्हें पहली ही मुलाकात में पहचान लिया। तुम तो कहती थी कि प्रिंस चार्मिंग, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने प्यार को कैसे भूल गई तुम। अस्तित्व के चेहरे पर हल्का गुस्सा नजर आने लगा। उसे लगा था कि वो पहचाने ना पहचाने अमानत उसे जरूर पहचान लेगी, पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया था। अमानत ने ना ही उसे पहचाना था, बल्कि वो उसे भूलकर किसी सुपरस्टार के प्यार में पड़ गई थी। हालांकि सुपरस्टार वही था, पर फिर भी वो यही सोच रहा था कि अगर कोई और सुपरस्टार होता तो अमानत तो उसे छोड़कर किसी और के प्यार में पागल हो जाती, जबकि वो पिछले 10 साल से उसे ही अपने दिल में जगह देकर बैठा हुआ है। अस्तित्व ने आज तक किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था। उसने खुद से कहा, मैं अपना प्रॉमिस आज तक निभा रहा हूँ, और तुमने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कोई बात नहीं, बस एक बार तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, उसके बाद तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। ये कहते हुए अस्तित्व ने वेदांत और सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, यहीं पर रहना है तो रहो, मैं जा रहा हूँ घर। कहते हुए वो वहां से जाने लगा। वेदांत ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं भी आ रहा हूँ, ये सौरभ को रहने दो यहीं पर, समुद्र की सफाई करेगा, थोड़े से पुण्य कमा लेगा। कहते हुए वेदांत भी अस्तित्व के पीछे भाग गया। सौरभ ने मुंह बनाकर उन दोनों को जाते हुए देखकर खुद से कहा, मेरे पास बहुत सारे पुण्य हैं, मैं तुम लोगों को दे भी सकता हूँ। किलो के बंडल है मेरे पास, तुम लोग पापी पुण्य की कीमत क्या जानो। कहते हुए वो भी उठकर खड़ा हो गया और उन दोनों के पीछे भाग गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे रुको कमीनो। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द स्टोरी टेलिंग जर्नी। If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. See you in the next video.